नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद के उभार पर, खासकर 1919 के बाद वाले सालों में। जी। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये राष्ट्रीय चेतना कैसे फैली, बड़े आंदोलन कौन से थे और हाँ, अलग अलग लोगों ने कैसे हिस्सा लिया इसमें। हाँ, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि भारत में जो राष्ट्रवाद पनपा जी, वो यूरोप से थोड़ा अलग था। अच्छा, कैसे? मतलब यूरोप में तो नेशन स्टेट्स बन रहे थे, वो एक अलग प्रक्रिया थी। पर भारत जैसे उपनिवेशों में यहाँ राष्ट्रवाद सीधे तौर पे जुड़ा था एंटी कॉलोनियल आंदोलन से। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो भावनाएं थी उनसे। बिल्कुल। पहली बार लोगों को लगा कि हाँ, हम सब एक हैं इस शोषक व्यवस्था के खिलाफ। भले ही सबके लिए आजादी का मतलब शायद थोड़ा अलग अलग रहा हो। और फिर वो पहला विश्व युद्ध, उसने तो हालात और मुश्किल कर दिए होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा। सोचिए, डिफेंस का खर्चा बढ़ा तो टैक्स बढ़ा दिए, चीजें आसमान छूने लगी, ऊपर से गांवों से मतलब जबरदस्ती लोगों को फौज में भर्ती किया जा रहा था। तो गुस्सा तो होगा ही लोगों में। जबरदस्त गुस्सा था। और इसी माहौल में 1915 में गांधी जी लौटे दक्षिण अफ्रीका से अपने सत्याग्रह के विचार के साथ। सत्याग्रह यानी सत्य की शक्ति और अहिंसा। हाँ, उनका तरीका था कि लड़ना है पर बिना हिंसा के। जो जुल्म कर रहा है उसकी आत्मा को जगाना है। और उन्होंने आते ही से आजमाया भी, चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में। हाँ, वो शुरुआती आंदोलन। जी, उनका मानना था कि अहिंसा ही है जो सबको जोड़ सकती है। लेकिन फिर सरकार ले आई 1919 में रॉलेट एक्ट। वो तो बहुत ही खतरनाक कानून था। बिल्कुल, सरकार को मतलब बेहिसाब ताकत मिल गई, किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाल दो। इसी के खिलाफ फिर गांधी जी ने सत्याग्रह का कॉल दिया। हाँ, पूरे देश में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, पर फिर वो भयानक घटना हो गई। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। ओह, जनरल डायर ने शांति से सभा कर रहे लोगों पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए, बहुत बर्बरता हुई। इसने पूरे देश को हिला दिया। और शायद यही गांधी जी को लगा होगा कि हिंदू मुस्लिम एकता कितनी जरूरी है। बिल्कुल, उन्हें लगा कि एक बड़ा असरदार आंदोलन खड़ा करना है तो दोनों समुदायों का साथ होना जरूरी है। और उन्हें ये मौका दिखा खिलाफत के मुद्दे में। अच्छा, वो तुर्की वाला मामला। हाँ, पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था, तो जो ऑटोमन खलीफा थे उनकी शक्तियां कम की जा रही थी। भारत के मुसलमान इससे काफी नाराज थे, तो यहाँ खिलाफत कमेटी बनी। और गांधी जी ने इसे स्वराज से जोड़ दिया। जी, उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा, हिंदू मुस्लिम एकता का भी और एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का भी। इसी आधार पर फिर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। पहले कलकत्ता में, फिर नागपुर कांग्रेस में पास हुआ। असहयोग मतलब अंग्रेजों का साथ न देना। हाँ, गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में भी लिखा था कि अंग्रेजी राज भारत में भारतीयों के सहयोग से ही टिका है। अगर हम सहयोग करना बंद कर दें तो स्वराज आ जाएगा। तो क्या प्लान था, कैसे करना था असहयोग? प्लान था कि जो उपाधियां अंग्रेजों ने दी हैं वो लौटा दो, सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतें, स्कूल सब छोड़ दो, विदेशी माल का बहिष्कार करो। और ये शुरू हुआ जनवरी 1921 में। जी, असहयोग खिलाफत आंदोलन। शहरों में तो शुरू में काफी जोश था। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़े, वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़ी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ तो उनका इंपोर्ट एकदम आधा रह गया। लेकिन फिर ये धीमा क्यों पड़ गया शहरों में? देखिए, खादी थोड़ी महंगी पड़ती थी और अंग्रेजी संस्थानों का विकल्प भी तो नहीं था एकदम से। स्कूल छोड़ें तो कहाँ जाएं, नौकरी छोड़ें तो क्या करें, तो धीरे धीरे लोग वापस लौटने लगे। और देहात में क्या चल रहा था? वहां तो शायद चीजें और अलग होंगी। हाँ, देहात में तस्वीर ज्यादा पेचीदा थी। जैसे अवध में किसान बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में खड़े हुए। किसके खिलाफ? तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ। वो बहुत ज्यादा लगान लेते थे और बेगार करवाते थे, मतलब बिना पैसे के काम। अच्छा। कांग्रेस ने कोशिश तो की इन्हें अपने साथ जोड़ने की, पर कई जगह आंदोलन हिंसक हो गया, जिससे कांग्रेस नेतृत्व, खासकर गांधी जी, खुश नहीं थे। और वो आंध्र की पहाड़ियों वाला किस्सा, अल्लूरी सीताराम राजू। हाँ, वो भी एक अलग कहानी है। गुडेम हिल्स के आदिवासी अल्लूरी सीताराम राजू उनके नेता थे। वो दावा करते थे कि उनके पास खास शक्तियां हैं। गांधी जी से प्रेरित तो थे, पर हिंसा को सही मानते थे। हाँ, वो मानते थे कि आजादी के लिए गुरिल्ला लड़ाई जरूरी है। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष छेड़ा। बाद में पकड़े गए और 1924 में उन्हें मार दिया गया। और असम के चाय बागानों में, वहां क्या मतलब था स्वराज का? वहां मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था कि वो बागानों की चारदीवारी से बाहर निकल सकें, अपने गांव वापस जा सकें जहां से उन्हें लाया गया था। उन्हें लगता था गांधी राज आ रहा है, अब सब ठीक हो जाएगा। पर उनका आंदोलन भी सफल नहीं हो पाया। तो मतलब साफ दिख रहा है कि स्वराज शब्द तो एक था,
पर सबके लिए उसके मायने कितने अलग थे। बिल्कुल, हर समूह की अपनी उम्मीदें थीं, अपनी लड़ाई थी। लेकिन फिर फरवरी 1922 में चौरी चौरा में वो हिंसा हुई जी और गांधी जी ने पूरा आंदोलन ही वापस ले लिया। हाँ, एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, कुछ पुलिस वाले मारे गए थे। गांधी जी हिंसा से बहुत आहत हुए। उन्हें लगा कि लोग अभी बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद तो कांग्रेस में भी कुछ मतभेद हुए ना। जी, कुछ नेता जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू, उनका मानना था कि अब चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए, कौंसिलों में जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए। उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता थे। वो चाहते थे कि पूर्ण स्वराज के लिए और बड़ा और उग्र जन आंदोलन होना चाहिए। इसी खींचतान के बीच वो साइमन कमीशन आया 1928 में। हाँ, और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। तो विरोध तो होना ही था। जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। और इसी माहौल में दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। नेहरू अध्यक्ष थे और वहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। यानी अब लक्ष्य था पूरी आजादी। बिल्कुल, और यहीं से भूमिका बनी अगले बड़े आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस बार गांधी जी ने किस मुद्दे को चुना? नमक, एक ऐसी चीज जो हर घर में इस्तेमाल होती है, अमीर हो या गरीब, और उस पर अंग्रेजों का टैक्स था, उनका एकाधिकार था। हाँ, ये तो बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। जी, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी मशहूर दांडी यात्रा शुरू की। साबरमती आश्रम से दांडी तक करीब 240 मील, और 6 अप्रैल को वहां पहुंचकर नमक बनाया, कानून तोड़ा। तो ये असहयोग से कैसे अलग था? सिर्फ सहयोग ना करना नहीं था। नहीं, इसमें सिर्फ सहयोग न करने की बात नहीं थी, इसमें जानबूझकर अंग्रेजों के कानून तोड़ने का आह्वान था। अवज्ञा मतलब कहना न मानना। अच्छा, तो देश भर में लोगों ने नमक कानून तोड़ा। हाँ, जगह जगह नमक बनाया गया, विदेशी कपड़ों का फिर से बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानों पे धरने दिए गए, किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया, आदिवासियों ने जंगल के कानून तोड़े। सरकार ने क्या किया? सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, कई जगह हिंसक झड़पें हुईं, गांधी जी खुद गिरफ्तार हुए। शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाई गईं। फिर वो गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। हाँ, 5 मार्च 1931 को वायसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। सरकार ने राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की बात मानी और गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाने को भी तैयार हो गए। पर वो सम्मेलन तो फेल हो गया था। हाँ, वहां कोई बात नहीं बनी। गांधी जी निराश लौटे। 1932 में उन्होंने फिर से आंदोलन शुरू करने की कोशिश की, पर अब पहले जैसा जोश नहीं था। धीरे धीरे 1934 तक आंदोलन लगभग खत्म हो गया। इस आंदोलन में अलग अलग वर्गों की भागीदारी कैसी रही? जैसे अमीर किसान जैसे गुजरात के पाटीदार या यूपी के जाट, वो ऊंचे लगान से परेशान थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन जब 1931 में आंदोलन बिना लगान कम हुए रुक गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। और गरीब किसान तो चाहते थे कि जो किराया वो जमींदारों को देते हैं वो माफ हो जाए, पर कांग्रेस अक्सर अमीर किसानों और जमींदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी। तो गरीब किसानों को कांग्रेस का पूरा समर्थन हमेशा नहीं मिला। व्यापारी वर्ग का क्या रुख था? बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग, वो शुरू में काफी उत्साहित थे। अंग्रेजों की नीतियों से उनका व्यापार रुकता था। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक मदद भी दी, पर जैसे जैसे आंदोलन उग्र होता गया और हड़तालों वगैरह से व्यापार में नुकसान होने लगा, वो थोड़ा हिचकने लगे। और महिलाएं, उनकी भागीदारी कैसी थी? महिलाओं ने तो बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक यात्रा में, धरनों में, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में वो घरों से बाहर निकली। ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हाँ, कांग्रेस संगठन के अंदर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी उस तरह से नहीं मिली। ज्यादातर भूमिका प्रतीकात्मक ही रही। क्या कुछ ऐसे भी समूह थे जो इस आंदोलन से पूरी तरह जुड़ नहीं पाए? हाँ, बिल्कुल थे। जैसे दलित समुदाय, जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था। उनके लिए स्वराज की ये बातें थोड़ी अमूर्त थी। वो अपने सामाजिक अधिकारों, बराबरी के हक के लिए ज्यादा लड़ रहे थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जिक्र आता है यहाँ। जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की ताकि उनके नुमाइंदे चुनकर आएं। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था इससे समाज और बढ़ जाएगा। फिर वो पूना पैक्ट हुआ। हाँ, सितंबर 1932 में। इसमें दलितों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में सीटें आरक्षित कर दी गई, लेकिन चुनाव संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था। वोट सब डालते। और मुस्लिम समुदाय, उनका क्या रहा? देखिए, असहयोग खिलाफत आंदोलन के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से थोड़ा कटा-कटा सा महसूस करने लगा था। क्यों? कई कारण थे।
एक तो कांग्रेस कई बार हिंदू महासभा जैसे हिंदूवादी संगठनों के करीब नजर आती थी। इससे मुसलमानों में चिंता बढ़ी। फिर हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए बीच बीच में, और अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहमति नहीं बन पा रही थी। जिन्ना अलग निर्वाचन चाहते थे। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि मुसलमानों के हित तभी सुरक्षित रहेंगे जब उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हों, लेकिन कांग्रेस और हिंदू महासभा इसके खिलाफ थी, तो ये दूरियां बढ़ती गईं। कई मुस्लिम नेताओं को डर था कि आजाद भारत में जहां हिंदू बहुमत में होंगे, उनकी संस्कृति और पहचान कहीं खो न जाए। तो इतने सारे मतभेद थे, अलग अलग चिंताएं थीं, फिर भी एक हम भारतीय हैं वाली भावना, वो सामूहिक अपनेपन का एहसास कैसे पैदा हुआ? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। इसमें सबसे बड़ा हाथ तो था साझा संघर्ष का। जब लोग एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, लाठियां खा रहे थे, तो एक अपनापन तो आता ही है। सही। इसके अलावा सांस्कृतिक चीजों ने भी भूमिका निभाई। जैसे भारत माता की तस्वीर बनी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई, फिर अवनींद्रनाथ टैगोर में। हाँ, वो तस्वीर देखिए। लोक कथाओं, लोक गीतों को इकट्ठा किया गया। जैसे बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने, मद्रास में नटेसा शास्त्री ने, ये दिखाने के लिए कि हमारा अपना एक गौरवशाली अतीत है। और वो तिरंगा झंडा। बिल्कुल। पहले स्वदेशी आंदोलन के समय एक झंडा बना, फिर गांधी जी ने स्वराज झंडा तैयार करवाया जिसमें चरखा था। ये सब प्रतीक थे एकता के। और इतिहास को भी दोबारा लिखा गया। अंग्रेज तो हमें पिछड़ा बताते थे, तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत की पुरानी महान उपलब्धियों पर जोर दिया। या वंदे मातरम गीत का इस्तेमाल हुआ, या इतिहास में हिंदू राजाओं का गुणगान हुआ। तो कई बार दूसरे समुदाय, खासकर मुसलमान, थोड़ा अलग थलग महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि ये प्रतीक उनके नहीं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी राज के खिलाफ गुस्सा तो बढ़ रहा था, और वो अलग अलग लोगों को, अलग अलग समूहों को एक साथ ला भी रहा था। सही कहा। और कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में इन सारी शिकायतों को, इस गुस्से को एक संगठित आंदोलन में बदलने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल। लेकिन वो एकता हमेशा नाजुक बनी रही, क्योंकि जैसा हमने देखा, स्वराज का मतलब सबके लिए एक नहीं था। सबकी उम्मीदें, सबकी आकांक्षाएं अलग थीं, और ये चीजें बार बार सामने आती रहीं। तो ये जो उभरता हुआ राष्ट्र था, वो एक आवाज वाला नहीं था, कई आवाजें थीं इसमें। हाँ, कई आवाजों वाला राष्ट्र था जो आजादी तो चाहता था, पर जिसके भीतर भविष्य को लेकर कई अलग अलग सपने पल रहे थे। और शायद इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। ये सोचना दिलचस्प होगा कि स्वराज की ये जो अलग अलग व्याख्याएं थीं और आंदोलन में शामिल इतने विविध समूहों की जो उम्मीदें थीं, उन्होंने आज़ादी के बाद भारत के समाज और राजनीति को कैसे शक्ल दी होगी।